हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सभी मित्रों को, राम राम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। और आज अपन जो बात करेंगे वो महिला और बाल अपराध के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। महिला और बाल अपराध में मेरे मित्रों, मैंने जो आपको क्लास दी थी उसमें मैंने महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद बताए थे, कौन कौन से अनुच्छेदों में क्या क्या बात लिखी हुई है। आज अपन बात कर रहे हैं आगे की। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले जैसे दहेज, ये एक्ट है कुछ, जैसे दहेज निरोधक, दहेज निरोधक कानून। आपसे पूछा जा सकता है दहेज निरोधक कानून कब बना, तो याद रखना ये एक्ट है 1961 का। ये एक्ट कब का है? 1961 का है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट में कुल 4 धारा हैं। कुल 4 धारा हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दहेज निरोधक जो एक्ट है उसमें धाराओं की संख्या कितनी है, तो 4 धारा है, याद रखना है। मेजर धाराओं की अगर मैं बात करूं तो धारा एक में क्या लिखा हुआ है? धारा एक दहेज का अर्थ है। दहेज का अर्थ, दहेज का अर्थ है। धारा एक में दहेज का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। धारा दो, धारा दो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, संक्षिप्तीकरण कुछ ऐसे है। धारा तीन की बात करूं तो दहेज लेना, दो कोई काम की नहीं है इसमें। दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध होगा। दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है। दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है और इसके लिए आपको 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 5 वर्ष की सजा, याद रखना है, 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और धारा 4, इसकी जो धारा 4 है, इसमें क्या है मित्रों, क्या लिखा गया है? इसमें अगर कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेने व देने में साथ देता है, साथ देता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी सजा का क्या है? प्रावधान है। और ऐसे व्यक्ति को सजा हो सकती है 6 माह की, यदि आपने आपके रिश्तेदारों को दहेज लेने और देने में साथ दिया। एक तो देखो, धारा 3 कहती है दहेज लेने वाला और देने वाला वो दोनों गलत हैं, ये कानूनी अपराध है। और यदि आपने दहेज लेने और देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है किसी की, तो आप भी उसके दोषी होंगे और उसके लिए आपको सजा कितने महीनों की है? 6 माह की सजा मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा मित्रों? आपसे पूछा जा सकता है कि जो दहेज निरोधक कानून है 61 का, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो याद रखना है उसमें जो धाराएं हैं वो आपके 4 हैं। 4 धाराओं में एक में अर्थ है, दूसरी इसका प्रकरण से संबंधित है, तीसरी दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, चौथा दहेज लेने और देने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी की मदद करते हो तो वो भी गैर कानूनन है, और 6 माह की इसमें आपको क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है। अगले एक्ट की मैं बात करूं तो अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ एक्ट, मातृत्व लाभ एक्ट। मातृत्व लाभ जो एक्ट है ये भी 1961 का है। ये भी कब का है? 1961 का। तो जैसे पूछे कि मातृत्व लाभ एक्ट कब का है? 1961 का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इसमें? अब मातृत्व लाभ एक्ट क्या होता है मित्रों? इसमें क्या होता है, कोई भी महिला
गर्भवती है, कोई भी महिला क्या है, गर्भवती, ठीक है। और ये महिला कार्य करती है यानी कि काम करती है, काम करती है, काम करती है। तो अगर ऐसी महिला जो गर्भवती है और कोई कार्य करती है तो उस महिला को मित्रों क्या होगा, बच्चा जन्म लेने से पहले, जन्म से पूर्व यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पूर्व उसको 13 सप्ताह का छुट्टी दी जाएगी। 13 सप्ताह का क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, दिया जाएगा। याद रखना है जन्म से पूर्व, और जन्म से पूर्व का मतलब बच्चा जन्म से पूर्व, बच्चा जन्म से पूर्व, बच्चा जन्म से पहले उसको 13 सप्ताह का क्या दे दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। और उसका पैसा भी नहीं काटा जाएगा, पैसा भी नहीं काटा जाएगा, पैसा भी नहीं काटा जाएगा। ये इस एक्ट में उल्लेख है। याद रखना है आपको मित्रों कि मातृत्व लाभ एक्ट 1961 का है। इसमें यदि कोई महिला कहीं भी कोई प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो उसमें काम करती है और वो गर्भवती है, तो जब वो उसकी डिलीवरी होगी उस डिलीवरी से पहले उसको 13 सप्ताह का अवेतनिक क्या दिया जाएगा, मातृत्व लाभ दिया जाएगा, उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है? अब इसमें क्या है, इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया है मित्रों, इस एक्ट में प्रावधान किया गया है 22 मई 2018 से, 22 मई 2018 से न्यू प्रावधान, नए प्रावधान, नए प्रावधान। और नए प्रावधान क्या कर दिया है इसमें, नए प्रावधान ये कर दिया कि उस महिला को एक बार में न्यूनतम 15 दिन, न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 180 दिन का अवकाश मिलता है, अधिकतम 180 दिन का क्या मिलता है, अवकाश मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ये। अगले एक्ट की बात करूं मैं दोस्तों तो अगला है निर्भया एक्ट। दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था उसके ऊपर है निर्भया एक्ट 2013, निर्भया एक्ट 2013। पूछा जा सकता है निर्भया एक्ट 2013 कब बनाया गया। अब दोस्तों निर्भया एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं तो इसके खास बिंदु क्या है, देखो ध्यान से सुनो। ये दिल्ली रेप कांड के बाद बना, दिल्ली जो 2012 में हुआ था, दिल्ली रेप कांड के बाद बना है, कांड के बाद बना है, बाद बनने वाला एक्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसको लोकसभा ने 19 मार्च 2013 को पारित किया, 2013 को क्या कर दिया, पारित कर दिया। लोकसभा ने इसको कब पारित किया, 19 मार्च 2013 को। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा ने इसे कब पारित किया तो 21 मार्च 2013 को पारित किया। अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए 2 अप्रैल 2013 को। इस पर राष्ट्रपति ने भी क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। अब यह बन गया कानून। राष्ट्रपति जब किसी पर साइन कर देता है तो मित्रों कानून बन जाता है। याद रखना है ये बन गया कानून, ठीक है। इसमें क्या किया गया है मेरे मित्रों, इस एक्ट में क्या व्यवस्था है कि यदि किसी के साथ में, यदि किसी नाबालिग के साथ में, नाबालिग के साथ रेप होता है, रेप होता है या सामूहिक बलात्कार होता है,
सामूहिक रेप होता है तो उसको मित्रों 20 वर्ष की या तो सजा, आजीवन कारावास, आजीवन सजा या फांसी का प्रावधान किया गया है। या फांसी का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आजीवन कारावास भी दे सकते हैं, 20 वर्ष की सजा भी दे सकते हैं और उसको फांसी भी दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका निर्भया एक्ट। निर्भया एक्ट के बाद में अगर मैं आपको आगे की बात करूं तो न्यूनतम मजदूरी एक्ट। न्यूनतम मजदूरी एक्ट। न्यूनतम मजदूरी एक्ट। न्यूनतम मजदूरी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट कब का है? 1948 का। 1948 का है ये एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है? इसमें पहली बात तो क्या है, ये आर्टिकल 39 का अनुसरण करता है। 39 का क्या करता है? अनुसरण करता है। आर्टिकल 49 का अनुसरण करता है। और ये क्या कहता है? महिला और पुरुषों के साथ में महिला व पुरुषों के समान कार्य के लिए, समान कार्य हेतु समान वेतन होगा। समान वेतन होगा। वेतन होगा। इसमें आप भेदभाव नहीं करोगे। इसमें आप क्या नहीं करोगे? भेदभाव नहीं करोगे। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका था न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948। इसमें यह आर्टिकल 39 का अनुसरण करता है। महिला और पुरुषों के समान कार्य हेतु समान वेतन हो, इसमें आप भेदभाव नहीं करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला एक्ट आपका कारखाना अधिनियम। कारखाना एक्ट। उन्नीस सौ 48। कारखाना एक्ट 1948। इसमें क्या किया गया है? इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कारखानों में काम के लिए नहीं लगाया जाएगा। काम हेतु नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा। ये एक्ट आपका 1948 का। अगला एक्ट अगर मैं बात करूं तो खान अधिनियम। खान एक्ट। बेटाओ ये एक्टों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 1952 का खान एक्ट 1952 का। खान एक्ट 1952 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया मित्रों, खान एक्ट अधिनियम जो है, इन दोनों में याद रखना, कारखाना में भी और खान में भी। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी महिला को, किसी भी महिलाओं को कार्य हेतु सुबह 7 AM से पहले नहीं बुलाओगे और 6 PM के बाद नहीं रोकोगे। 6 PM के बाद नहीं रोकोगे। अर्थात कोई महिला काम कब से कब तक कर सकती है? 7 AM से लेकर 6 PM तक, बस। न तो इससे पहले आप उसको बुलाओगे, न उसके बाद में उसको रोकोगे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो सजा का प्राधिकारी होगा, उसको सजा मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
अगला एक्ट आपका है मित्रों हिंदू विवाह एक्ट 1955। हिंदू विवाह एक्ट 1955। 1955 का एक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं? हिंदू विवाह एक्ट के प्रमुख शर्त क्या है कि लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए, और इसमें 7 फेरों का उल्लेख है। 7 फेरों का उल्लेख है। 7 फेरे अग्नि के सामने लेंगे, समझ में है ना। दूसरी बात क्या है? वर व वधू का गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। वर वधू का गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि समान नहीं होना चाहिए। वर व वधू का गोत्र समान नहीं होना चाहिए, समझ में है ना। दूसरी बात क्या है कि वर के पहले पत्नी नहीं होनी चाहिए। पहले कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। पहले कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। पत्नी नहीं होनी चाहिए। उसके कोई पहले पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले पत्नी है और फिर आप शादी कर रहे हो तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। ये गैर कानूनी माना जाएगा। पहले पत्नी है और आप फिर दोबारा धोखेधड़ी से शादी कर रहे हो अनमैरिड बन के, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 7 वर्ष की क्या है? सजा का प्रावधान है। यानी कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, समझ में है ना। दूसरी शादी आप कब कर सकते हो? पहली पत्नी की सहमति से आप दूसरी शादी कर सकते हो। यदि आपकी पहली पत्नी सहमति दे दे कि आप दूसरी शादी करने के लिए कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप कर सकते हो। यदि पहली पत्नी आपकी ऑब्जेक्शन कर रही है फिर आपने शादी कर लिया, तो मित्रों इसमें सजा का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका महिला अश्लील प्रतिनिधि अधिनियम। महिला अश्लील प्रतिनिधि एक्ट। महिला अश्लील प्रतिनिधि एक्ट 1986। महिला अश्लील प्रतिनिधि एक्ट 1986, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपको ये कानूनी अपराध है। महिला अश्लील प्रतिनिधि एक्ट 1986 में क्या है कि आप कोई भी अश्लील तस्वीर नहीं दिखा सकते। कोई भी अश्लील तस्वीर भेज नहीं सकते। किसी भी अश्लील तस्वीर का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा करते हो तो 5 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 5 से 7 वर्ष की सजा का क्या है? प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और अगला एक्ट है समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 का। समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 का। इस एक्ट में क्या कहा गया है मित्रों? वही बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का इसमें उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो वैसा ही एक्ट है जो मैंने पीछे बताया था आपको, लेकिन ये नाम अलग अलग कर दिए हैं, तो आपको ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है मित्रों? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे। अब एक एक्ट और याद रखना है, दी मुस्लिम वीमेन बिल 2019। दी
मुस्लिम वीमेन बिल द मुस्लिम वीमेन बिल। ये जो बिल है आपका, ये 2019 का है। पहली बात तो ये बिल कब का है? 2019 का है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या भी कहते हैं? इसका दूसरा नाम है, इसको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट भी कहते हैं। मैरिज एक्ट भी कहते हैं, मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इसको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 तलाक का प्रावधान है। 3 तलाक बिल भी कहा जाता है, 3 तलाक बिल भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं। पहले महिलाओं को मुसलमान जो है 3 बार तलाक 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 कह के उनको तलाक कर देते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बिल है, ये लोकसभा ने इसको पास कर दिया 25 जुलाई 2019 को। 2019 को राज्यसभा ने इसे पास कर दिया 30 जुलाई 2019 को, याद रखना है। और राष्ट्रपति ने इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए 31 जुलाई 2019 को। ये बिल बन गया। फिर राष्ट्रपति ने साइन करते ही ये बिल बन गया। और ये बिल जो है आपको इधर नहीं दिखे तो संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में ये जो बिल लागू हुआ था 1 अगस्त 2019 से। 1 अगस्त 2019 से ये संपूर्ण भारत में क्या हो गया था? लागू हो गया था। याद रखना है। इसमें जो 3 तलाक की प्रथा थी, जो महिलाओं को 3 बार तलाक 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 बोलने से क्या होता था? उनका तलाक हो जाता था, तो उनके लिए ये बिल लागू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 तलाक याद रखना है। आगे की मैं बात करूं तो सती रोकथाम अधिनियम 1900, सती रोकथाम एक्ट, सती रोकथाम एक्ट 1987, सती रोकथाम एक्ट 1987, ये आपको ध्यान रखना है। ये सती प्रथा रोकने के लिए है। सती प्रथा रोक हेतु ये बिल बना है। सती प्रथा रोक हेतु ये बिल बना है। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसमें किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। जैसे किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी क्या होती थी? सती होती थी। तो इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रयास याद रखना है। सती प्रथा के लिए पहला प्रयास रोकने के लिए पहला प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। याद रखना है, बिन तुगलक ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पहला प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे राजस्थान की, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक ने
विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा पर क्या लगा दी थी? प्रथा पर रोक लगा दी थी। प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक। और याद रखना है, राजस्थान में बूंदी रियासत ने, बूंदी रियासत ने 1822 में रोक लगाई थी। 1822 में रोक। तो याद रखना है मित्रों, सती प्रथा एक्ट 1987, इसमें जैसे आपके झुंझुनू में सती होने का उल्लेख मिलता है, दिवराड़ा गांव में रानी सती, समझ में है ना। तो इसका पहला प्रयास रोकने का मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1829 में विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई और ये काम राजा राम मोहन राय ने करवाया था। राजस्थान में पहला प्रयास बूंदी रियासत ने किया था इस प्रथा को रोकने के लिए 1822 में। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब मित्रों आगे की मैं बात करूं तो मेरा अनअकैडमी पे प्लस कोर्स चल रहा है आरपीएससी के सेक्शन में। आरपीएससी के सेक्शन में आपको तमाम कोर्स मिलेंगे, पुलिस, पटवारी और आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, कॉलेज लेक्चरर और आरएस का बैच भी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आरएस के लिए हो चाहे पुलिस के लिए हो, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड में यहाँ पे एंटर रेफरल कोड में आप यहाँ पे मेरा नाम यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। फीस में आपको 10% का डिस्काउंट होगा मित्रों। आरपीएससी में अब मेरा कोड भी आपको अवेलेबल है राजेंद्र 10। तो आप मेरे यहाँ पे सारी आरएस की क्लासेस चल रही हैं। सुबह लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट चलता है, 2100 प्रश्न भी हैं, 6100 प्रश्न भी हैं, डिटेल कोर्स भी है। तो डेली रेगुलर क्लास हो रही है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी जुड़ना चाहते हैं तो वो अपना सब्सक्रिप्शन लेकर जुड़ सकते हैं मित्रों। रेफरल कोड में आप अपना भाई का कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। ठीक है, इसके आगे का पार्ट मैं कल की क्लास में पूरा कराऊंगा। आप दिन शुभ रहे मित्रों, विश यू ऑल द बेस्ट।